ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना कैसे। देखो, सपोज करो कि ये आपका कोई बंदा है, तो पहला जो स्टेप था रिप्रोडक्शन का, मान लो उसमें एक वेरिएशन ये आया कि ये तो ऐसी एग्जांपल दे रखा है कि एक का मुंह हरा हो गया, एक का मुंह येलो हो गया। फिर अगला वेरिएशन क्या आया कि मुंह तो हरा ही रहा, लेकिन आधी पोर्ट देखो, यहां पे वापस वेरिएशन आया, यहां पे वापस वेरिएशन आया। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है ना, तो ग्रेटर डाइवर्सिटी मिलती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, कोई तुम्हें पूछे कि ऑर्गेनिजम्स काफी डाइवर्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनिज्म है, मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे हो रहा होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है तो आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। देखो, शुरू में एक था, लेकिन देखो अब आपके जो फाइनल ऑर्गेनिज्म है कितने डाइवर्स हैं। आपका हरे मुंह वाला है, येलो मुंह वाला है, आधी बॉडी पिंक है, आधी बॉडी ब्लू है, आधी बॉडी येलो है। तो सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, खाली लिख लो कि व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है तो आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है नीचे, उस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें साथ साथ लिखना है, अपनी बुक का क्वेश्चन है, लिख लो। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपका जो डीएनए, वो एक ही ऑर्गेनिज्म का होता है, तो उसमें ऐसे कोई वेरिएशन हो सकता है जिसका चांसेस कम है। तो आपका जो ऑर्गेनिज्म ए है, बी भी ऐसा कैसे ही होगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, आपके दो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, तो आपका जो ऑफस्प्रिंग बनता है, आपका जो है ना चाइल्ड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होने के चांसेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी में इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम बात किसकी करेंगे, हेरिडिटी में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। मैक्सिमम बात किसकी करेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एक सेकंड ना, क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो क्वेश्चन लिखो, हाउ डज, तो क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, है ना। सर ये तो लास्ट चैप्टर में भी था ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसमें थोड़ा पार्ट था इसका। तो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। देखो तुम समझना, जैसे पहले आपके क्या होते थे, खाली बंदर हुआ करते थे। जैसे पहले खाली बंदर होते थे, लेकिन बंदर क्या होते हैं, खाली छलांग लगा सकते हैं। लेकिन इंसान को फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जहां पे बीच में पानी भी हो सकता है, बीच में जंगल भी हो सकता है, बीच में रेगिस्तान भी हो सकता है। तो इंसान को चलने की जरूरत थी। तो फिर हुआ क्या, वेरिएशन होता गया, और बंदर के जो नीचे वाले दो पांव है, उनमें बंदर के वजन को झेलने की क्षमता आ गई। और जैसे ही इनमें वजन झेलने की क्षमता आई, तो बंदर से फिर इंसान का जब कन्वर्जन हुआ, तो वेरिएशन क्या हुआ, बंदरों के जो पांव है वो बंदरों का वजन नहीं झेल सकते। चिंपैंजी खड़ा हो सकता है, बंदर खड़ा नहीं हो सकता। तो इस वेरिएशन से क्या हुआ कि जो बंदर थे उनका वेरिएशन हुआ और इंसान बना, और इंसान चलने लगा। क्योंकि अगर हम चल नहीं पाते, अगर हम चल नहीं पाते, हमारे पांव काम नहीं करते, तो हम तैर भी नहीं पाते, है ना। अगर हम क्या करते, हम स्विम भी नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन हुआ। और आपका अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। तो वेरिएशन से क्या होता है, हम लोगों में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे तुम अगर कभी ध्यान से पढ़ो, तो दुनिया में ऐसी कोई ज्योतिष है, वो बोलता है कि आज से 300 साल बाद जब सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, तो पूरी की पूरी दुनिया पानी में कवर हो जाएगी। तो तब अगर हमें मान लो, जैसे अभी हम पानी में सांस नहीं ले सकते, अभी आप ले सकते हो क्या, अगर आप बिना ऑक्सीजन के पानी में जाओ तो आप मर जाओगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे अपने बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो अपने में वेरिएशन आएगा। तो अपनी बॉडी भी क्या करेगी, पानी में ऑक्सीजन लेने की क्षमता पैदा करेगी। और ये कहां से आएगा, जब मेरा कुछ वेरिएशन होगा मेरे बच्चे में, उसका वेरिएशन होगा उसके बच्चे में, कुछ वेरिएशन आएगा, तो धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ता जाएगा और उनमें कैपेबिलिटी आएगी। और वो कैपेबिलिटी आएगी
तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो अब तुम वापस पढ़ो इस क्वेश्चन को कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो वेरिएशन होगा तभी आप सरवाइव कर पाओगे, वरना अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लिख लो इसमें, इस कॉपी को अपनी, इस आंसर को कॉपी में, कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। Selection of variants by environmental factor form the basis of evolutionary process. This variation may lead to increased survival advantages of the individual due to the positive adoption of trait or may mildly contribution to the genetic drift. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि इन्वायरमेंट में जो हो रहा है, जो आपके पर्यावरण में हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ वेरिएशन की जरूरत है, कहाँ वेरिएशन की जरूरत नहीं है। मान लो कि अपना इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए कि अपन जमीन पे सर्वाइव ही ना कर पाए, तो धीरे धीरे अपना वेरिएशन होगा और अपने क्या आ जाएंगे, पंख आ जाएंगे, ताकि अपन उड़ पाएंगे, है ना। तो डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के चांसेस अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे मान लो अर्थ का जैसे ना तुम सोचो, यूक्रेन में, रशिया में और यहाँ पे कई जगह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। तुम बिलीव नहीं करोगे, वहां पे इंसानी जाति खत्म हो गई, लेकिन वहां पे कॉकरोच अभी तक जिंदा है, क्योंकि कॉकरोच आपका हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है ना। तो तुम खुद सोचो, इंसान साफ हो गया पर कॉकरोच जिंदा है। तो वापस इस लाइन को पढ़ो, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, सेलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि मेरा इवोल्यूशन कैसे होगा। अगर मेरे आसपास का एनवायरमेंट चाहता है कि भंडारी साहब आप पानी में सांस ले पाओ, तो फिर भंडारी साहब का वेरिएशन होगा और मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे क्या करेंगे, पानी में भी सांस ले पाएंगे, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, ये क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, ये इसका आंसर है। और लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ठीक है, लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। तो लिखो अपनी कॉपी में। तो अब आपके बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, तो लिखो अपनी कॉपी में, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, इसको बोलते हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो आपका जो साइंटिस्ट था मेंडल, उसने क्या किया, पी प्लांट के साथ, उसने चालू किसके साथ किया, पी प्लांट के साथ। उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी उसने ऑब्जर्वेशंस करी, उसके हिसाब से उसने कुछ लॉ दिए। तो मेंडल के क्या कंट्रीब्यूशन थे, तो लिखो अपनी कॉपी में, अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ईच ट्रेट, जैसे मान लो आपके बच्चे के बाल काले होंगे कि भूरे होंगे, बच्चे की आंखें काली होगी कि ब्राउन होगी, है ना, बच्चे के कान छोटे होंगे कि बड़े होंगे। तो ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। मतलब आपका पेरेंट का डीएनए और मदर का डीएनए दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। और फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन ऑफ चाइल्ड, है ना। मतलब बच्चे के बाल भूरे भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, आंखें काली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है ना, कान छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब कैसे पता पड़ेगा कि बच्चा कैसा होगा, तो लिखो अपनी कॉपी में, रूल्स में लिखो। तो ये एजम्पशन है, ये मेंडल के एजम्पशंस थे। तो लिखो अपनी कॉपी में, तीनों एजम्पशन लिखो। कि पहला एजम्पशन क्या था, कि बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। दूसरा क्या था, ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल मतलब पिता का, मैटरनल मतलब मां की तरफ का। तीसरा है, फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, तीनों पॉइंट लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे व्हाट आर द थ्री एजम्पशंस व्हेन, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके तीन एजम्पशन क्या थे। सबसे पहला एजम्पशन ये था कि पेरेंट से जितना डीएनए आता है उतना ही मदर से आता है। दूसरा, आपका दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होगा, कि जैसे मान लो बाल काले काले होंगे कि भूरे होंगे, ये दोनों के डीएनए से पता पड़ेगा, खाली एक के डीएनए से पता नहीं पड़ता। और तीसरा, हर ट्रेट के दो चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अपने ट्रेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते डोमिनेंट, एक होते आपके रिसेसिव। जैसे मान लो, देखो
प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा, कौन सा ट्रेट रिसेसिव होगा, है ना। जो जो डीएनए किससे बना है, प्रोटीन से, तो आपका प्रोटीन बताएगा। जैसे मान लो पापा का डीएनए बोलता है कि बच्चा लंबा हो, लेकिन मम्मी का डीएनए बोलता है कि नहीं बच्चा छोटा हो, है ना। तो उन दोनों में से एक ट्रेट डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट एग्जिस्ट व्हेन अ ट्रेट हैज अ टू डिफरेंट फॉर्म्स एट द जेनेटिक लेवल। तो मान लो कि आपका बच्चा टॉल भी हो सकता है और छोटा टी मतलब छोटा भी हो सकता है। तो जेनेटिक लेवल पे आपके दो तरीके के ट्रेट हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो देखो, द ट्रेट दैट अपीयर्स और इज विजिबली एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट। मान लो कि आपका बच्चा दिखने में लंबा लग रहा है, मतलब जो टॉल वाला ट्रेट है, मतलब जो लंबा वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो तो डोमिनेंट है, और जो छोटा वाला है वो रिसेसिव है। एंड द ट्रेट दैट इज प्रेजेंट एट द जीन लेवल बट इज मास्क्ड एंड डज नॉट शो इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। मान लो कि मेरे बॉडी के डीएनए में टॉल वाला ट्रेट भी है और छोटा वाला ट्रेट भी है, लेकिन मैं लंबा दिख रहा हूं तुम्हें, मतलब मेरा कौन सा ट्रेट विजिबल है, डोमिनेंट वाला, क्योंकि मैं तुम्हें टॉल दिख रहा हूं, मैं लंबा हूं। लेकिन मेरे जीन्स में वो छोटा वाला टी भी प्रेजेंट है, लेकिन बड़ा वाला टी डोमिनेंट है, इसलिए मैं तुम्हें लंबा दिख रहा हूं। छोटा वाला टी रिसेसिव है, इसलिए मैं छोटा नहीं हूं। लेकिन वो छोटा टी मेरे जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो आपके ट्रेट दो तरीके के होते हैं, कौन से, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट मतलब जो नजर आता है, रिसेसिव मतलब जो नजर नहीं आता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर तो डोमिनेंट और रिसेसिव हर इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं। हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग होते हैं। जैसे मान ले कि पेरेंट भी छोटा है और मम्मी भी छोटी है, तो फिर दोनों तरफ टी टी आएगा, दोनों तरफ छोटा छोटा ही आएगा। इस तरीके से होता है। अभी अपन आएंगे सर तो सेल्फ। मतलब अगर एक भी टॉलनेस है तो सर वो हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा, ऐसा हाँ, रहे। जैसे मान ले पेरेंट, जैसे मान ले तेरा जो पेरेंट है, एक सेकंड में आता हूँ दिव्य। अपन आते हैं इस पे, मेरी नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में, वो मैंने चार्ट से एक्सप्लेन कर ठीक रखा है है। सर। एक सर सेकंड में आता लेकिन सर कुछ कुछ में ऐसा भी तो होता है, पेरेंट्स दोनों छोटे होते हैं फिर भी बच्चे बड़े हूँ। अरे होते मैं हैं। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि मान ले कि पेरेंट टी और टी है और मदर भी टी और टी है ना। मान ले ये केस आता है, तो इसमें छोटा टी भी बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। नहीं सर, उन्होंने तो उससे तो उल्टा बोला ना सर कि दोनों शॉर्ट हाइटेड और सर बच्चा टॉल। हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, उसमें मैं आ रहा हूँ, हो सकता है। अगर मान ले पेरेंट और मदर दोनों शॉर्ट हाइट है, तो भी बच्चा टॉल हो सकता है, उसका रेशो होता है। मैं आ रहा हूं उस पर, एक बार ही लिख लो कि मेंडल के तीन एजम्पशन क्या थे, कि दोनों बराबर जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का डीएनए डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रेट विजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। और हर ट्रेट के लिए आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो चाइल्ड हो सकते हैं। और फिर ट्रेट्स आपके दो तरीके के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो नजर आते हैं, और रिसेसिव मतलब जो नजर नहीं आते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मेरी आंखें भूरी है ना, लेकिन मेरे जेनेटिक मटेरियल में आंखें भूरी है, आंखें काली है, दोनों बातें लिखी हुई है, लेकिन मेरी आंखें भूरी है, ये ट्रेट डोमिनेंट हो गया, इसलिए मेरी आंखें तुम्हें भूरी नजर आती है। तो द ट्रेट दैट अपीयर्स और इज विजिबली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। और जो ट्रेट नजर नहीं आता लेकिन जेनेटिक लेवल पे मौजूद है, वो आपका कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। तो अब तुम समझना, अब तुम एक चीज समझना, ठीक है। तो ये किस तरीके से पास ऑन करते हैं, अब तुम समझना, है ना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना। सर समझना है इसको, पूरी सर दो मैथमेटिक। मिनट सर, दो हाँ मिनट लिख लिख लो लो सर, इसको, लिख लो। बस लास्ट लाइन लिख। ठीक है, अब तुम समझना, तुम्हारे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो तुम सपोज करो कि तुम्हारा जो मेल है, मान लो मेल में, देखो हर ट्रेट दो तरीके से हो सकता है, जैसे आंखें भूरी या लाल, हाइट लंबी या छोटी। तो मान लो बड़े टी का मतलब है बिग हाइट, मान लो लंबा है इंसान। छोटे टी का मतलब है, बड़े टी का मतलब है टॉल, छोटे टी का मतलब है मान लो स्मॉल। मान लो आपका मेल भी दोनों टीटी है और फीमेल भी दोनों टीटी है ना। तो होगा क्या, देखो आप क्या करो, ऐसा एक चार्ट बनाओ इस तरीके से, और आप यहां पे लिखो, देखो एक सेकंड ना। तो देखो मेल की तरफ से भी टी और टी आ रहा है,
फीमेल की तरफ से भी टी और टी आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ध्यान से देखो। तो जो पहला बॉक्स है ऊपर से भी टी आ रहा है, साइड से भी टी आ रहा है। जो नीचे बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स, साइड से भी टी आ रहा है, ऊपर से भी टी आ रहा है। अब इस बॉक्स को भरो, तो इधर से भी टी आ रहा है, साइड से भी टी आ रहा है। इस बॉक्स को भरो, ऊपर से भी टी आ रहा है, साइड से भी टी आ रहा है। तो अगर ये मेल और फीमेल दोनों मान लो कंबाइन करते हैं, मान लो ये दोनों आपका फ्यूज करते हैं, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, चारों ही केस में आपका बच्चा लंबा होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो टीटी, मतलब वो सब केस में आपका क्या होगा, टीटी 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 टीटी, मतलब वो टॉल ही होगा। लेकिन सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये आपका मेल है, मेल की तरफ दोनों टी है, बड़े टी, और आपका फीमेल है, और फीमेल की तरफ एक बड़ा टी एक छोटा टी है। अब देखना क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आप समझना कि आपके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। सेम आप है ना टेबल बना लो इस तरीके से। अब देखो, तो मेल वाला आप ऐसे लिखो, फीमेल वाला आप ऐसे लिखो। तो देखो, मेल की तरफ से दोनों टी है, फीमेल की तरफ से एक टी है एक छोटा टी है। अब देखो आपके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे ध्यान से देखना। दोनों टी है तो टी टी, दोनों टी है तो टी टी। यहां पे ऊपर से टी आ रहा है, इधर से टी आ रहा है तो छोटा टी, और यहां पे आपका ऊपर से टी आ रहा है, नीचे से टी आ रहा है तो छोटा टी। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये दोनों, मान लो ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों मान लो फ्यूज करेंगे, इनके गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तो 50-50% चांस है। देखो 50% चांस का मतलब है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा टी है ये डोमिनेंट ट्रेट होगा। बड़ा टी मतलब डोमिनेंट है, छोटा टी का मतलब है कि ये आपका रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो बच्चा होगा उसमें दोनों बड़े टी भी हो सकते हैं, दोनों छोटे टी भी हो सकते हैं, एक बड़ा टी भी हो सकता है, छोटा टी भी हो सकता है, एक बड़ा टी भी हो सकता है, छोटा टी भी हो सकता है। लेकिन इस केस में तो आपका बच्चा पक्का टॉल होगा, इस केस में आपका बच्चा पक्का टॉल होगा। लेकिन तीसरे वाले में देखो, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन डोमिनेंट वाला डोमिनेट कर जाएगा, ये बच्चा भी टॉल होगा और ये वाला बच्चा भी क्या होगा, तुम्हारा टॉल होगा, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखना, सपोज करो, अब तीसरे केस पे आते हैं। मान लो, फिर मैं तुम्हारा डाउट लूंगा, मान लो कि तुम्हारा जो मेल है उसके पास डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, और जो फीमेल है उसके पास डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है। सपोज करो कि ये दोनों आपका, इन दोनों के बीच में आपका फ्यूजन होता है, सपोज करो, तो अब क्या होगा ध्यान से देखना। तो मेल की तरफ से बड़ा टी भी है, छोटा टी भी है, फीमेल की तरफ से बड़ा टी भी है, छोटा टी भी है। अब तुम इस टेबल को भरो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, या तो टीटी मिलेगा या तुम्हें टीओटी मिलेगा। यहां पे तुम्हें टीओटी मिलेगा, लेकिन यहां पे तुम्हें टीटी मिलेगा। तो दोनों टी है, मतलब बक्का बच्चा, क्या बच्चा पक्का टॉल होगा। एक बड़ा टी है छोटा टी है, पक्का टॉल होगा। एक बड़ा टी है छोटा टी है, पक्का टॉल होगा। लेकिन चौथे केस में आपका बच्चे की हाइट क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल। आया तुम्हें समझ में कि किस तरीके से आपके ट्रेड डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे 3:1 है ना। अगर मान लो मेल में भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, फीमेल में भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, टॉल और स्मॉल, टॉल और स्मॉल, तो प्रोबेबिलिटी है कि 75% केस में आपका बच्चा टॉल होगा, लेकिन 25% केस में आपका बच्चा क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अगर सपोज करो, अगर सर सपोज ह्यूमंस में भी ऐसे ही चलता है। सब में, लाइक उसने ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए थे ये ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पी एप्लीकेबल है प्लांट है ना। ये। लेकिन अपन बात कर रहे हैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ह्यूमंस में क्रॉस वाला इनहेरिटेंस होता है, क्रॉस वाले पे भी मैं आ रहा हूँ। क्रॉस वाले ये अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, है ना। क्रॉस वाले भी होते हैं, जैसे मान लिया आंखें भूरी है बाल काले, आंखें ब्लैक है बाल व्हाइट है। तो हाँ ह्यूमन सर, में, वो 9:3:3:1 वो वाला ना। बहुत भारी होता है। तो एक क्वेश्चन तुम करो, तो एक क्वेश्चन तुम करो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ, देखो लिखते जाओ अपनी कॉपी में। सपोज करो बड़े वाई का मतलब है कि येलो कलर हेयर, और छोटे वाई का मतलब है ब्लू कलर हेयर। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जो मेल है वो दोनों वाई है, बड़ा वाई। तो मतलब एक बात तो पक्की, जो मेल है उसके येलो कलर के हेयर है,
और जो फीमेल है उसके केस में क्या है, दोनों छोटे वाई। दोनों छोटे वाई मतलब फीमेल के ब्लू कलर के हेयर है। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप आंसर करो इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल हैव येलो कलर्ड हेयर। 50। तो क्या प्रोबेबिलिटी 100%। कि ऑफस्प्रिंग के येलो कलर के हेयर सर होंगे? देखो आपने कैसे, एक एक बार सुनो, एक बार एक मैं तो बता रहा ब्लू हूँ कलर बोला ना। बेटा। येलो कलर हेयर बड़ा वाई, देखो जो बड़ा है वो डोमिनेंट होता है, छोटा वाला वाई रिसेसिव है। अच्छा तो 100% तो मेल है वाई सर। वाई है, फीमेल छोटा वाई वाई है। तो पहले आप इनका टेबल बनाओ। पहले जिसकी आवाज चालू है बंद कर दे दिव्यांश, है ना, का वॉइस चालू है। अब इस टेबल को अपन फिल करना चालू करते हैं। देखो मेल में तो दोनों वाई वाई है, बड़े वाई। फीमेल में दोनों छोटे भाई हैं। तो पहले कंबाइन करो तो बड़ा वाई छोटा वाई, इधर कंबाइन करो तो बड़ा वाई छोटा वाई, इधर कंबाइन करो तो बड़ा वाई छोटा वाई, इधर कंबाइन करो तो बड़ा वाई छोटा वाई। तुम ध्यान से देखो इन चारों केस में आपका डोमिनेंट कौन सा है? बड़ा वाई है, चारों में बड़ा वाई है। मतलब कुछ भी हो जाए आपके बच्चे के हमेशा कौन से होंगे? येलो कलर के हेयर होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 100%। इसका आंसर क्यों आया 100%? देखो अगर बड़ा वाई भी है और छोटा वाई भी है तो ये डोमिनेट करेगा, मतलब येलो। अगर दोनों बड़े वाई है तो पक्का येलो होगा, लेकिन दोनों छोटे वाई है तो इस केस में ब्लू हो सकता है, वरना आपका येलो ही होगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम और करो, प्लीज आंसर बोलना मत यार, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, और इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना है, आप चैट बॉक्स में आंसर कर देना, है ना। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। बड़े ई का मतलब है ब्लैक कलर की आई से, छोटे ई का मतलब है ब्राउन कलर की आई से। और मान लो ये आपका मेल है और ये फीमेल है। मेल में आपका बड़ा ई भी है और छोटा ई भी है, फीमेल में आपका बड़ा ई है छोटा ई है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट offspring will have that offspring will have brown colored eye। सोचो, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। और प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना आती तो मैं सीख लेना अभी क्या आएगा। मेल बड़ा ही छोटा ही फीमेल बड़ा, तो पहले आप इनका फ्यूजन कराओ दोनों गैमेट्स का। तो ऊपर मेल का लिखो ई और ई, फीमेल का लिखो ई और ई। अब कंबाइन करो, देखो ई ई हो जाएगा, इधर ई ई हो जाएगा, इधर ई ई हो जाएगा, इधर दोनों ई ई हो जाएगा। तब ध्यान से देखो, सब समझना। देखो यहां पे क्या होगा, इस केस में तो आपकी ब्लैक कलर होगी, इस केस में भी ब्लैक कलर होगी, बड़ा ही है तो ब्लैक कलर, लेकिन लास्ट केस में क्या होगी? ब्राउन कलर। तो मैंने पूछा ब्राउन कलर की प्रोबेबिलिटी है, तो ब्राउन तो एक ही है, टोटल कितने? 4, तो 1/4 इन 200। तो आपका आंसर क्या आएगा? 25%। इस तरीके से करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो इसमें आप क्लियर कर लो। देखो हेरिडिटी किस केस में ज्यादा हो सकता है आपका वेरिएशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस केस में कम होता है? एसेक्सुअल में, है ना। आपके ट्रेड दो तरीके के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने 3 एजम्पशन लिए थे और उनके बेसिस पे उसने इस तरीके से टेबल बनाए थे। मेंडल ने किसके एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के साथ, है ना। तो इसमें कोई डाउट है आज जो मैंने पढ़ाया तो पूछ लो। सर मैंने आपको एक फोटो भेजा था सर, डाउट 2 भेजे थे आपको व्हाट्सएप पे। एक सेकंड रुकना भाई, अभी मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है मेरे भाई। और कोई डाउट है तो पूछो, वरना नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे।
क्योंकि इस चैप्टर में बस खाली सर वो C4H6 का स्ट्रक्चर भेजना सर। C4H6 अभी बता देता हूँ। अच्छा, और किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो हेरिडिटी में, वरना तुम्हारे डाउट से तो पूछ लो एक बार। C4H6 का स्ट्रक्चर ना, C4H6, तो C4 पहले 4 कार्बन बना ले, अब 6 ही हाइड्रोजन है, तो देख कितने चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अपने पास 6 ही है, तो अपने को बेसिकली 2 डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो 2 ये क्या लगा दे, क्या लगा दे, अब 2 हाइड्रोजन इसको दे दे, 1 2, एक इसको दे दे 3, सर ये सही है ना? एक इसको दे दे 4, एक इसको दे दे 5वां, एक इसको दे दे 6वां, हाँ सर मैंने भी ऐसे ही बनाया था। और ये तो हो गया। और एक सर ये इसका सही तो है ना? साइकिल स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तो इस केस में मेरे हिसाब से एक डबल बॉन्ड सर लगा इसमें दे। कहाँ? हाँ सर। 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गया। सर तो ये एल्कीन में ही आएगा ना सर, एल्काइन ये में थोड़ी एल्कीन में आएगा। आएगा, साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा ना, नहीं मिथाइल, हाँ साइक्लो ब्यूटीन है ये। ठीक है सर। ठीक है, और डाउट है तो नहीं सर, पूछो। आज वो स्कूल में पढ़ाया था कि n और 2n-2 वाला फॉर्मूला होता है अरे वो एल्काइन दिमाग से का। कर लेना, क्या है, दिमाग से हो जाता है, तो कि कितने फॉर्मूले याद करोगे, क्योंकि वो सर होमोलॉगस फिर सीरीज, मैंने, नहीं मैं सर वो जब तो होमोलॉगस सीरीज कराऊंगा ना, तो होमोलॉगस मैं भी सीरीज का कुछ होता फॉर्मूले है लिखवाऊंगा तुम्हें। सर, तो फिर बोला कि नहीं इसी से ही बनाओ, ये गलत है। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, सही है, टेंशन मत ले तू। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, और कोई डाउट है तो आप भेज दो, कुछ पूछना है तो पूछ और लो। सर साइक्लोहेक्सेन भी तो सर यही होगा ना? एल्केन ही साइक्लोहेक्सेन होता है ना? में एक साइक्लोहेक्स एन है, ए नहीं लिखा हुआ है, तो हेक्सेन में कितने होते हैं सर तेरे पीछे। एल्केन ही होगा ना? हाँ, ये तेरा सर तो फिर वो साइक्लोहेक्स, एल्केन का फॉर्मूला होता है ना 2n+2 वाला। 2n+4 वाला, हाँ 2 2n+2 वाला ना? वाला। साइक्लो में वो वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है साइक्लो में वो वाला एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, वो लीनियर चेन में एप्लीकेबल होगा। अच्छा सर, हमको वही पढ़ाए थे तो मैं भी फिर बोला नहीं कि नहीं, नहीं ये ऐसे ही साइक्लो तो देख, बनाओ। साइक्लो तो बेसिकली तेरे एक मतलब बुक में है ही नहीं, खाली एक आध नाम का ही लिखा हुआ है, उन सबके फॉर्मूले वॉर्मूले तो तेरे कहीं पे भी नहीं है ना। और तूने मुझे पूछा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जो तेरे साइकिल कंपाउंड है, देख सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, बस इतना याद रख। हाँ तो सर साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड ही हुआ ना? हाँ सैचुरेटेड हुआ ना, क्योंकि डबल कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी है इसमें। यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो मैं तुम्हें ना आज जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे ज्यादा नहीं, 3 4 क्वेश्चन भेजूंगा, तुम बस सब में मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के बता देना, ठीक है। चलो ओके यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।